बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अब हम पढ़ते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक बेसिकली क्या होता है कि जब ब्लड सप्लाई ब्रेन को सही से नहीं पहुंच पाई किसी भी वजह से, तो कुछ एरियाज़ जो होते हैं वो इस्कीमिक हो जाते हैं। जब वो एरियाज़ इस्कीमिक होते हैं तो वो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक, ठीक है। तो स्ट्रोक जो होता है, अगर सिम्टम्स जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आ रहे हैं वो मोर देन 24 आवर्स हैं तो इसको हम कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक, ठीक है। और अगर वो लेस देन 24 आवर्स आ रही हैं, से जो सिम्टम्स हैं वो लेस देन 24 आवर्स तक रहती हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक, ठीक है। अब ये स्ट्रोक होता है, इसकी बहुत सारी सब टाइप्स हैं, ठीक है। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है, एम्बोलिक स्ट्रोक है, लेक्यूनर स्ट्रोक है। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक जो होता है वो हमेशा होता है आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेग की वजह से, ठीक है। अब आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेग होगा, लाजमी सी बात है, वो ऑक्लूड करेगा किसी भी आर्टरी को, तो ब्लड सप्लाईज होगी वो प्रॉपर्ली नहीं होगी। आपको पता है सर्कल ऑफ विलिस में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आती है और वो ब्रांच करती है इनटू मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे बाइफर्केशन के पॉइंट पे हमेशा आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेग बना होता है, जिसकी वजह से आगे फिर सप्लाई जहाँ नहीं पहुँच पा रही वो वाला एरिया जो होगा वहाँ पे इस्कीमिक इन्फार्क्ट बनेगा। तो ये यूजुअली किस तरह का होता है, पेल इन्फार्क्ट होता है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है, लोकेशन और उसकी वजह से इन्फार्क्ट किस तरह का बनता है। एम्बोलिक स्ट्रोक जो होता है ये थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की वजह से होता है, ठीक है। एम्बोलाई कहीं से आ रहा है, ठीक है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन हुई लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, वहाँ से हमारे पास कैरोटिड आर्टरी के थ्रू ही आया है, ठीक है। ये भी मिडल सेरिब्रल आर्टरी को इन्वॉल्व करता है, और इसका जो इन्फार्क्ट बनेगा वो किस तरह का होगा, हेमरेजिक इन्फार्क्ट होगा, रेड कलर का। लेक्यूनर स्ट्रोक, ठीक है, लेक्यूनर स्ट्रोक जो होता है ये जिस बंदे को बहुत परसिस्टेंट हाइपरटेंशन रहती है तो उसकी वेसल के अंदर क्या होती है, हाईलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होती है। हाईलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि हाइपरटेंशन की वजह से जो ट्यूनिका मीडिया होती है उसके अंदर क्या होता है, यूसिनोफिलिक ग्रैनुलर सब्सटेंस बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम हाईलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से होता है, और ये ज़्यादातर कहाँ पे होता है, लेंटिकुलस्ट्रायल वेसल्स, ये कहाँ पे होती हैं, ये हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टम में होती है, वहाँ से जहाँ से CSF जो होता है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। और इसकी वजह से स्मॉल सिस्टिक एरिया ऑफ इन्फेक्शन बनते हैं। तो थ्रोम्बोटिक एम्बोलाई मिडल सेरिब्रल आर्टरी और जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है उसकी बाइफर्केशन पे प्लेग, आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेग की वजह से होता है, और पेल इन्फार्क्ट बनता है। एम्बोलिक स्ट्रोक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से होता है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी कॉमनली इन्वॉल्व होती है और हेमरेजिक इन्फार्क्ट बनता है। लेक्यूनर स्ट्रोक जो होता है ये परसिस्टेंट हाइपरटेंशन की वजह से, हाईलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होने की वजह से होता है, ज़्यादातर लेंटिकुलोस्ट्राइएटल वेसल्स को इन्वॉल्व करता है, और इसकी वजह से स्मॉल सिस्टिक एरिया ऑफ इन्फेक्शन बनते हैं। ओके, अगर तो सिर्फ इंटरनल कैप्सूल इन्वॉल्व हो रहा है किसी इन्फेक्शन की वजह से तो प्योर मोटर डेफिसिट्स आते हैं, और अगर थैलेमस इन्वॉल्व हो तो प्योर सेंसरी स्ट्रोक आते हैं, मतलब सेंसरी डेफिसिट होगा। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है आपको सिंपल पता है, जिस तरह के हम इन्फेक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले नेक्रोसिस होगा उस एरिया का। किस तरह का, ब्रेन में हमेशा नेक्रोसिस किस तरह का होता है, ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस होता है, ठीक है। इस्कीमिया की वजह से कौन सा नेक्रोसिस पूरी बॉडी में होता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ब्रेन में कौन सा होता है, ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब नेक्रोसिस हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे इओसिनोफिल्स आना शुरू हो जाएंगे, तो न्यूरॉन्स जो होंगे वो रेड कलर के नज़र आना शुरू हो जाएंगे। फिर अल्टीमेटली वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी ना, तो न्यूट्रोफिल्स ने आके उसको ख़त्म करना है, न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे। न्यूट्रोफिल्स के बाद बाकी पूरी बॉडी में क्या आते हैं, मैक्रोफेजेस, तो यहाँ पे कौन से होते हैं, माइक्रोग्लायल सेल्स, वो आने शुरू हो जाएंगे 4 to 7 डेज़ में। अल्टीमेटली क्या होगा, ग्लायोसिस होगा, ठीक है। ग्लायल सेल्स का हाइपरप्लेसिया होगा, ग्लायल सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे, और आफ्टर मंथ्स जो होंगे ये फ्लूइड फिल्ड सिस्टिक स्पेसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। होपफुली आपको स्ट्रोक समझ आ गया होगा। नाउ वी कम टू द इंट्राक्रेनियल हैमरेजेस। इंट्राक्रेनियल हैमरेजेस जो हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा एक्सियल हैमरेज, एंड सेकेंडली होता है इंट्रा एक्सियल हैमरेज। अब एक्स्ट्रा एक्सियल हैमरेज का क्या मतलब होता है, एक्स्ट्रा एक्सियल हैमरेज का मतलब है कि जब स्कल के तो अंदर हो हैमरेज लेकिन ब्रेन पैरेन्काइमा या टिश्यू इन्वॉल्व ना हो, समझ आ रही है ना बात की। और इंट्रा एक्सियल का मतलब होता है जब स्कल के अंदर भी हो और वो पैरेन्काइमा को इन्वॉल्व कर रहा हो, मतलब ब्रेन के टिश्यू को इन्वॉल्व कर रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा एक्सियल हैमरेज, ठीक है। ब्लीडिंग अकर्स विद इन द ब्रेन, जबकि ब्लीडिंग अकर्स विद इन द स्कल, समझ आ रही है ना, स्कल के अंदर है लेकिन ब्रेन के अंदर नहीं है, ब्रेन का पैरेन्काइमा इन्वॉल्व नहीं है एक्स्ट्रा एक्सियल हैमरेज के अंदर। ओके, होपफुली आपको ये बात समझ आ रही है। सो एक्स्ट्रा एक्सियल हैमरेजेस के अंदर एपिड्यूरल, सबड्यूरल, जैसा बैराकिनाइड हैमरेजेस आते हैं,
और इंट्राएक्सियल के अंदर हमारे पास कौन से होते हैं, इंट्रासेरिब्रल या इंट्रावेंट्रिकुलर, ठीक है। यहाँ पे भी एग्जांपल लें एपिड्यूरल हेमरेज हीमाटोमा जो बनता है उसमें क्या हो रहा है, देखें स्कल के अंदर तो है, खोपड़ी के अंदर है, लेकिन ब्रेन का पैरेन्काइमा इन्वॉल्व नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये एपिड्यूरल हीमाटोमा किस तरह का होगा, एक्स्ट्राएक्सियल। सिमिलरली सबड्यूरल हेमरेज किस तरह का होगा, जिसमें ब्रेन पैरेन्काइमा इन्वॉल्व नहीं है, तो ये भी एक्स्ट्राएक्सियल होगा, ठीक है। सबएरेकिनाइड के अंदर भी इस तरह होगा, ब्रेन पैरेन्काइमा इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इंट्रासेरिब्रल के अंदर क्या हो रहा है कि सेरिब्रम ब्रेन पैरेन्काइमा मेन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये किस तरह का होगा, इंट्राएक्सियल हेमरेज होगा, ठीक है। तो हेमरेजेस इंट्राक्रेनियल दो तरह के होते हैं, एक वो जो स्कल के अंदर तो हों लेकिन ब्रेन पैरेन्काइमा इन्वॉल्व ना हो, जैसे हम एक्स्ट्राएक्सियल हेमरेज कहते हैं। दूसरे होते हैं इंट्राएक्सियल हेमरेजेस, जिनके अंदर स्कल के अंदर ब्रेन पैरेन्काइमा भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंट्राएक्सियल हेमरेजेस, इसमें हमारे पास इंट्रासेरिब्रल या इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है, स्ट्रक्चरल लीजन्स हो सकते हैं, उसके अलावा ट्यूमर्स वगैरह हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस कौन सी है, एपिड्यूरल हेमरेज, ठीक है, ट्रॉमा के साथ एसोसिएटेड, हम इसकी डिटेल देखते हैं। सबएरेकिनाइड हेमरेज, ये रप्चर्ड एनुरिज्म। एनुरिज्म क्या होता है, एनुरिज्म बेसिकली क्या होता है कि एक आर्टरी है उसके अंदर क्या होगी, एबनॉर्मल डायलेशन हुई है, ठीक है, या वेस्कुलर मालफॉर्मेशन, वेसल्स की किसी वजह से वेसल जो है वो प्रॉपर्ली नहीं बनी हुई, उसकी रप्चर हो गई उसकी वजह से। सब ड्यूरल हेमरेज, ये भी ज़्यादातर ट्रॉमा के साथ इन्वॉल्व होता है। और जो ब्रेन पैरेन्काइमा के हेमरेजेस होती हैं ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, नॉन ट्रॉमेटिक होते हैं, और ये ज़्यादातर किसी वजह से होते हैं इंट्रा पैरेन्काइमल, ब्रेन के अंदर जो वेसल्स हैं उनकी हेमरेजेस की वजह से। हाइपरटेंशन, सेरिब्रल एमोलॉइड एंजियोपैथी, ये एक डिजीज़ होती है, इसकी वजह से हो सकते हैं। अब आते हैं ट्रॉमेटिक वेस्कुलर इंजरीज़ पे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, हमारे पास दो तरह की हैं मेनली, हम हेमरेज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक है एपिड्यूरल हीमाटोमा, दूसरा है सबड्यूरल हीमाटोमा। अब आपको मैंने पहले भी मेनिंजेस के बताया था कि मेनिंजेस किस तरह की होती है। मेनिंजेस हमारे पास ये अगर स्कल है, ठीक है, ब्रेन है, ठीक है, सेरिबेलम हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर जो सबसे अंदर कवरिंग होगी, सबसे अंदर वाली कवरिंग, ठीक है, जो इसके ऊपर ऊपर होगी, ठीक है, दैट इज़ पाया मैटर, ठीक है, पाया मैटर। उसके बाहर कौन सी होगी, सबएरेकिनाइड मैटर, ठीक है, सबएरेकिनाइड एरेकिनाइड मैटर, सॉरी, सबएरेकिनाइड स्पेस होगी इसके दरमियान। देन कौन सी होती है जी, सबसे बाहर वाली डूरल, ठीक है, और उसके बाहर क्या होता है जी, स्कल, ठीक है। तो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आए तो सबसे पहले स्कल है, फिर डूरा मैटर है, फिर रेकिनाइड मैटर है, देन पाया मैटर है, देन ब्रेन का पैरेन्काइमा है, ठीक है। तो ये आपको होपफुली बात समझ आ गई होगी, ओके। सो अब हम पढ़ने वाले हैं एपिड्यूरल है। एपी का मतलब बाहर, डूरा डूरा के बाहर, ठीक है, डूरा सबसे बाहर वाली लेयर है ना, ठीक है। तो एपिड्यूरल का मतलब है कि डूरा के बाहर है। अब ये यूजुअली जो होता है ये ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा की वजह से हमारे पास क्या होते हैं, मेनिंजियल, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी का रप्चर होता है, और उसकी वजह से स्कल के तो नीचे लेकिन डूरा मैटर के बाहर, ठीक है। अब एक और बात याद रखनी है आपने कि जो डूरा मैटर है वो स्कल के साथ अटैच होनी चाहिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ नॉर्मली है, ठीक है। ये क्या हो गया, डीटैच हो गया फ्रॉम द स्कल, ठीक है। फ्रैक्चर की वजह से क्या हुआ, मिडल मेनिंजियल आर्टरी तो रप्चर हुई है लेकिन डूरा भी सेपरेट हो गया फ्रॉम द स्कल, तो उसकी वजह से क्या हो गया, स्कल और डूरा जो लेयर है उसके दरमियान में ब्लड पूल होना शुरू हो गया है, तो इसको हम कहते हैं एपिड्यूरल हीमाटोमा, ठीक है। किसकी वजह से है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी की वजह से, ठीक है। और सीटीपी किस तरह का, लेंस शेप लीजन बनता है। एमसीक्यूज आपको याद रखना है, ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। दूसरा है हमारे पास सब ड्यूरल हीमाटोमा। अब सब ड्यूरल हीमाटोमा जो होता है ये किसकी वजह से होता है, जो हमारे पास ब्रिजिंग वेसल्स होती हैं, वेन्स, मेनली वेन्स, इसकी वजह से होता है। अच्छा, एपिड्यूरल के अंदर हमेशा आर्टीरियल ब्लड जो होगा वो पूल होगा, क्योंकि मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो है ना वो इन्वॉल्व है। सब ड्यूरल के अंदर कौन सी होंगी, वेन्स इन्वॉल्व होंगी, तो वीनस ब्लड इकट्ठा होगा। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो डूरा मैटर है वो उसी तरह स्कल के साथ अटैच्ड है, डिटैच नहीं हुई, ठीक है। लेकिन डूरा मैटर के नीचे, सब का मतलब क्या है, नीचे, डूरा मैटर के नीचे और रेकेनाइड मैटर के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया है, ब्लड पूल होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो सब ड्यूरल हीमाटोमा बनता है, ओके। अच्छा, जो हमारे पास एपिड्यूरल हीमाटोमा होता है ना, इसमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो होते हैं ना वो कुछ आवर्स के बाद आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन स्टार्ट में हमारे पास पेशेंट जो होता है वो लूसिड होता है, उसकी थिंकिंग क्लियर होती है, उसकी कोई कन्फ्यूजन वगैरह इतनी नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। जबकि सब ड्यूरल हीमाटोमा के अंदर क्या क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो होते हैं वो स्लोली अक्कर होते हैं, ठीक है।
मैं अगर आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लूँ, ठीक है, तो एपिड्यूरल जो होता है ये ड्यूरा मैटर के बाहर, ठीक है, कह लें कि सुपीरियर टू या आउटर टू द ड्यूरा मैटर, ठीक है, जबकि सब ड्यूरल बिलो द ड्यूरा मैटर एंड अबव द अरेकिनाइड मैटर, ठीक है। अच्छा, ये आर्टीरियल ब्लड होता है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर कौन सा होता है, वीनस ब्लड होता है। उसके अलावा ये किसकी वजह से होता है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी उसके रप्चर की वजह से, जबकि ये जो होता है ब्रिजिंग वेन्स की रप्चर की वजह से, ठीक है। इसके अंदर जो होती है ड्यूरा मैटर डिटैच्ड, ठीक है, डिटैच फ्रॉम द स्कल, जबकि इसमें ड्यूरा मैटर जो होती है इंटैक्ट होती है, ठीक है, इंटैक्ट विद द स्कल, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंसेस, हाँ, इसमें जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स होते हैं वो अर्ली अपीयर होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़े से स्लोली अपीयर होते हैं। ये डिफरेंसेस हो गए। और इसके अंदर किस तरह का सीटी पे लेजन नज़र आता है, लेंस शेप्ड, ठीक है, और इसके अंदर किस तरह का होता है, क्रीसेंट शेप्ड। तो ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। अब जो सबड्यूरल हीमाटोमा है उसके अंदर जो क्लॉट है वो बनता है, और क्लॉट जो होता है वो 1 वीक के अंदर अंदर रप्चर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो ग्रैनुलेशन टिश्यू बनाता है, ठीक है, ग्रैनुलेशन टिश्यू विद इन 2 वीक्स बन जाता है एंड अल्टीमेटली फाइब्रोसिस हो जाती है इन 3 मंथ्स। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। फॉर एनी क्यूरीज यू कैन आस्क मी। थैंक यू।